दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर यह है कि दिल्ली में एक बार फिर अराजकता का माहौल पैदा होने वाला है। 10 मार्च के दिन दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा कर दी है कि हम एक बड़ा यहां पर कार्यक्रम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी, इन्होंने ये कहा है कि हमारा ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रदर्शन कैसा है और शांतिपूर्वक, और इसका मतलब आपके मन में ये भी है कि हम अशांतिपूर्वक भी करेंगे। तो ये कहते हैं कि हम जो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाई है, हम इसके खिलाफ हैं। सीधा संदेश है कि देश का कोई भी कानून हम नहीं मानेंगे। आप कुछ भी कानून बनाओ, हम उसका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चल रहा होगा और वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, हम तब भी नहीं मानेंगे। हमने राम मंदिर वाले मामले में देख लिया कि राम जन्मभूमि पर जो फैसला आया, उसके बावजूद भी ये कह रहे थे हम तो इसे मानते ही नहीं, हमारी तो मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, हमारी मर्जी के बिना ये हुआ है। ये तो सेटिंग, मतलब इनको कोर्ट पर भी सवाल उठाने हैं, इनको संसद पर भी सवाल उठाने हैं, इनको सरकार पर भी सवाल उठाने हैं, जहां इनके पक्ष में फैसला आ जाए। मोहम्मद जुबैर की अगर जमानत हो जाए कोर्ट से, तो कहेंगे कोर्ट न्याय कर रही है, देश संविधान से चल रहा है, हमें बड़ी खुशी है, हमें तो कोर्ट पर पूरा फैसला हमें तो मान्य है। आप सोचिए कि इस तरह का दोगलापन करते हैं। और आज जब केंद्र सरकार दोनों सदनों से वक्फ बोर्ड बिल ये जो लेकर आई है और इसको पास करेगी, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि ये आपको देखिए कि ये जो है बाकायदा इसमें हाई कमेटी, जो संसद की कमेटी है, वो संसदीय दल की कमेटी में बाकायदा डिस्कस होकर वो पास हुआ है। जेपीसी से जब कोई चीज पास हुई है दोनों सदनों से पास होने के बाद, तब आपकी इस धरने और प्रदर्शन की क्या जरूरत है भाई? देश का कानून है, दोनों सदनों से पास हुआ, जेपीसी से पास हुआ। जेपीसी में बीजेपी के भी सारे सांसद नहीं थे, सभी दलों के उसमें सांसद थे और सबने मिलकर के एक एक बिंदु पर चर्चा की है। ये बात अलग है कि वहां मीटिंग में कुछ और बोलेंगे और बाहर आकर बोलेंगे कि साहब बीजेपी वालों ने हमारी सुनी नहीं। ये चलता नहीं है। आज मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। कुल मिलाकर सीधा एक मैसेज है, और ये आपके और मेरे लिए समझने की बात है, और ये केंद्र की सरकार को तो समझ में आ ही रहा है और समझ लेना चाहिए कि ये ऐसा घी है जो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। इसके लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अभी ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरुद्ध में जो आ रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। केंद्र सरकार एक कानून लाए, और ये बहुत जरूरी है कि इस देश में एक ही कानून चलेगा, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, मतलब विधान को कहा है उसी से चलेगा भाई। दो क्यों होंगे? तो उसको भी खत्म करने की जरूरत है। और जहां ये चूं चपड़ करें, इसके विरोध में कोई भी करे, तो इस कानून को भी बना देना चाहिए कि देश की संसद से यदि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होकर उसके बाद कोई कानून बनता है, तो आप उस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपकी आजादी है, वहां बहस करिए, जिरह करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कानून होना चाहिए कि वो कानूनों के दायरे में आदेश दे। जब सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, तो जजों को कोई इस बात की छूट नहीं होनी चाहिए कि वो अपना प्रिडिक्शन, उसमें अपना कुछ बात लिखें। आपका विचार व्यक्तिगत कुछ भी है, अपने मुंह में रखिए, उसको पेपर पे लाने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। जजों को ऐसा नियम कायदा कानून हो जाना चाहिए। अश्वनी उपाध्याय जी को मैं लगातार सुनता हूं, वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। विदेशों की होड़ हम करते हैं, विदेशों में सीधा है कि हत्या के लिए फलाधारा और कितनी सजा, अगर हत्या इतनी उम्र की है तो इसके लिए इतनी है, इस कंडीशन में है तो इतनी है, साफ डिफाइन उस बुक में है। और उस रूल बुक के हिसाब से जज फैसला सुनाते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि साहब ये हत्या जो की थी ये तो गरीब घर का है, मास्टर जी का बेटा था, ये जो बम फेंकने वाला आतंकवादी था ये तो बड़ा बेचारा भला आदमी था, भटक गया, ये तो बहका लिया गया, तो चलिए क्या करते हैं, इसका भविष्य खराब हो जाएगा, हैं तो अभी तो इसको तो डॉक्टर बनना था। इस तरह से जज जो बोलते हैं ना,
और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है जी, इसको फांसी नहीं देते हैं, ये आतंकवादी भले ही है, थोड़ा माफ कर देते हैं। ये क्या होता है भाई? ये नहीं होना चाहिए इस देश में, और ये हो रहा है, इसीलिए ऐसे लोगों का हौसला बढ़ रहा है। आपको बता दूं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये घोषणा की है, वो ये कहते हैं कि हमारा ये जो अब हमने आंदोलन खड़ा करना है, इसके लिए हम देश के अलग अलग हिस्सों में इसे करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और बिहार के पटना में इनको करना है। और आप जब जगह का नाम मैं ले रहा हूं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि साउथ में भी अब उधर चुनाव होने हैं और बिहार में भी चुनाव होना है, तो ये अब इसी तरह के एजेंडे को करेंगे ताकि जो मुस्लिम हैं उसके साथ साथ अन्य लोगों को राजनीतिक अपना लाभ लेने के लिए कुछ पार्टियां इसमें शामिल होंगी। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे भी 10 तारीख को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें जरूर कुछ राजनीतिक दलों के नेता आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें आपको बता दूं, जो डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी है, इन्होंने भी कहा है कि खाली मुसलमानों का हमारा धरना नहीं है, इसमें आदिवासी भी आएंगे, इसमें दलित भी आएंगे, इसमें ओबीसी भी आएंगे और इसमें सिख और ईसाई भी आएंगे। यानी धर्म गुरुओं को हमने हर एक को बुलाया है। सीधा ये वही है प्लेटफॉर्म जो कांग्रेस और वामपंथी मिलकर के देश की आज़ादी के पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। इसी तरह तो करते आए हैं। इसीलिए तो नेहरू ने 1954 में ये कानून बना दिया था। अब आप सोचिए, वक्फ बोर्ड बनाकर उसको बना दिया। 1965 में इसको केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद बना दी। ये सब हो रहा था, कांग्रेस इसको कर रही थी क्योंकि एक वर्ग को मजबूत बनाना था। 1995 में तो इस कांग्रेस की सरकार ने इतनी शक्तियां दे दी कि किसी भी जमीन पर ये उंगली रखें और दावा ठोकें तो उसको कहीं कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते। और इसी के कारण से कितनी ताकत आ गई कि ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना है, इसके पास आज की डेट में एक अनुमान के अनुसार 9.4 लाख एकड़, लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। आइडिया कर सकते हैं। और इसके अनुमानित जो मूल्य है वो 1.2 लाख करोड़ इनके पास प्रॉपर्टी का मूल्य है। अब आप सोच सकते हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना पैसा है इनके पास कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें से आधी जमीन बेच दें और ये जो 1.5 लाख करोड़ अनुमानित मूल्य है, अब आप सोचिए, इसमें जो है ये 50,000 करोड़ बहुत होता है। कहीं भी किसी प्रदेश में दंगा फसाद करा दें, कुछ भी करा दें, आंदोलन करा दें और लगातार आंदोलन करा दें। जो सीए के प्रोटेस्ट के बाद आपने देखा कि जो शाहीन बाग बने हुए थे, वहाँ डेली बिरयानी की और 500-500 रुपये देने की जो बात आ रही थी, वो कहाँ से आ रहा था? ये सब इन्हीं प्रॉपर्टियों से वसूला हुआ चंदा, आने वाला बिल्डिंगों का किराया, वो अरबों रुपए में इकट्ठा होता है। अब आप सोचें कि इनके पास जो ये बात बोल रहे हैं, 7,85,934 संपत्तियां हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2,14,707 इनके पास संपत्तियां हैं। और आज की डेट में ये हैंकड़ी दिखा रहे हैं केंद्र को और धमका रहे हैं कि साहब हम इसको होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे तो क्या करोगे भाई? केंद्र ने क्या किया है? केवल संशोधन इस बात का है कि जिन जमीनों पर, जिन बिल्डिंगों पर ये दावा ठोकती है, अभी तक तो ये कर दिया था, इसको केवल बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 1995 में कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने एक्ट में बदलाव करके ये कर दिया कि वक्फ बोर्ड जिस भूमि पर, जिस प्रॉपर्टी पर अपना दावा करे, उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और इसके कारण क्या हो गया? कहा कि वक्फ बोर्ड के ही जो पैनल है उस पर आप, वहाँ मुस्लिम बैठे हैं सारे, वहाँ आप चैलेंज करेंगे। तो वो पक्षपात करते थे और इसके कारण से कई गरीब मुसलमानों की भी जमीनें इस वक्फ बोर्ड ने हड़प ली। जरूरत इसलिए पड़ी कि मुसलमानों ने भी कंप्लेंट की केंद्र सरकार को कि साहब हमारी प्रॉपर्टियां, हमारे खेत, हमारे खलियान इन्होंने कब्जा लिए। तो केवल संशोधन में इतनी बात है कि आप जिस प्रॉपर्टी पर दावा करें, अब आगे से शासन प्रशासन का एक व्यक्ति उस कमेटी में होगा, जो जिले का एसडीएम होगा, और एसडीएम उस समिति में होगा, उसमें वक्फ बोर्ड का भी कोई व्यक्ति होगा, यानी मुस्लिम भी होंगे और सामाजिक व्यक्ति भी होंगे। वो मिलकर के तय करेंगे, यानी एक तरफा फैसले नहीं होंगे। अब शासन प्रशासन का व्यक्ति दस्तावेज क्योंकि उसके पास होंगे कि भाई आज के 50 साल पहले यहाँ कौन रहता था, एसडीएम के पास रिकॉर्ड होता है और वो देखेगा, उसके अनुसार वो निर्णय करेगा। ये कहते हैं ना जी, हम जो कहें वही सही, हम किसी की बात को मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारी आदत तो यह है कि हम तो देश का कानून मानते नहीं। इस देश में देश की आज़ादी से लेकर 75 साल बीत गए, तब तक तो
आप देख लीजिए, कश्मीर के अंदर धारा 370 लगा के अलग ही तो रखी, वो जिद्दी तो थी और वो कांग्रेस के पाले हुए थे। तो इनको आदत नहीं है देश का कानून मानने की। अब देखना होगा मोदी जी इनसे देश का कानून मनवा पाते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि ये केंद्र में गृह मंत्री तत्काल जो है अमित शाह जी को अब रक्षा मंत्री बना देना चाहिए और जो योगी जी हैं उनको गृह मंत्री बना देना चाहिए। ये तभी काबू में आएंगे और नई भर्ती करनी चाहिए, नए बच्चों की, जो राष्ट्रवादी बच्चे हों उनकी वैकेंसी निकालिए और ढंग से फिर जो भी कानून का पाठ पढ़ाने के लिए सख्ती करनी पड़े वो करना चाहिए। जो देश के कानून को ना माने, अराजकता करे, सड़क पर अनावश्यक रूप से धरने और प्रदर्शन करे, इसको बैन होना चाहिए और उठा करके राजद्रोह की धारा में उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये मेरी राय है। आपकी राय इस विषय पर क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।